वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ क्वेश्चन जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत ही आसान होने वाली है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेलजुक शैली गुलाम राजवंश की वास्तुकला की विशेषता है। सेकंड दे रखा है खिलजी राजवंश ने मामलुक वास्तुकला शैली की स्थापना की। थर्ड है तुगलक राजवंश ने निर्माण की बेटर शैली की शुरुआत की। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। केवल थर्ड वाला जो हमारा वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। यहाँ पर जो हमें दे रखा है सेलजुक शैली गुलाम राजवंश की वास्तुकला की विशेषता थी, तो सेलजुक शैली नहीं थी, यहाँ पर कौन सी शैली थी, मामलुक शैली, जो क्या थी, गुलाम राजवंश की वास्तुकला की विशेषता थी। सेकंड वाला दे रखा है खिलजी राजवंश ने मामलुक वास्तुकला शैली की स्थापना की, तो खिलजी राजवंश ने कौन से सेलजुक वास्तुकला की स्थापना की थी। तो फर्स्ट सेकंड इसमें इंटरचेंज है, इसलिए इसमें ओनली हमारा थर्ड वाला सही है। खिलजी सल्तनत काल के दौरान की जो वास्तुकला उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश या इलबारी वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक सत्ता में रही। सऊदी के दौरान वास्तुकला की शैली को मामेलुके वास्तुकला शैली के रूप में जाने लगा। इस अवधि के दौरान अधिकांश निर्माण कार्य मौजूदा हिंदू संरचनाओं के नवीनीकरण और पुनरुद्धार पर केंद्रित थे। उन्होंने अनेक स्मारकों का निर्माण भी शुरू किया, जिनमें कुतुब मीनार प्रमुख उदाहरण है। खिलजी वंश उन्होंने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया और वास्तुकला की सेलजुक शैली की स्थापना की। इस काल के निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर के व्यापक उपयोग से पहचाने जाते हैं, इसलिए हमारा जो कथन सेकंड वाला वो सही नहीं है। उदाहरण के लिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई अलाई दरवाजा, सिरी किला आदि। जो तुगलक वंश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस जो अवधि थी इसमें क्या भवनों की मजबूती पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सजावट पर अपेक्षाकृत कम जोर दिया गया। निर्माण शैली में प्रवेश द्वारों को डिजाइन में मेहराब और लिंटेन दोनों पद्धतियों का उपयोग किया गया। इसमें क्या किया गया था कि जो भवन है उनकी मजबूती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि न कि उनकी सजावट पर। ठीक है, उन्होंने निर्माण की एक शैली भी शुरू की जिसे बेटर के रूप में जाना जाता है, जिसमें इमारत को अधिक मजबूत देने के लिए ढलान वाली दीवारें बनाई जाती थी। उदाहरण के लिए तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोजाबाद शहर, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। इस वास्तुकला शैली को सर की शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें मीनारों का उपयोग नहीं किया गया। इस शैली की एक विशिष्ट विशेषता प्रार्थना कक्ष के केंद्र और साइड बेज में स्थित विशाल स्क्रीन पर उकेरे गए बोल्ड तथा प्रभावशाली अक्षर है। हमें इसमें से बताना है कौन सा इससे इस वास्तुकला की किस शैली का वर्णन किया गया है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी, जौनपुर शैली। जो जौनपुर शैली है उससे इसका वास्तुकला का वर्णन किया गया। जौनपुर शैली जो कहाँ से 1394 से लेकर 1479 से सरकी शासकों के संरक्षण में जौनपुर महान कला और सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र बन गया। वास्तुकला की इस शैली को सरकी शैली के नाम से भी जाना जाता है और इसमें भी पठान शैली की तरह मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ की इमारतों की एक अनूठी विशेषता यहाँ थी कि प्रार्थना कक्ष के मध्य और पार्श्व भागों में विशाल स्क्रीनों पर बोल्ड तथा जो प्रभावशाली अक्षरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो हमारा बी वाला वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। अवध वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इनका निर्माण अवध के नवाबों ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। सेकंड वाला ये संरचनाएं मुख्यतः संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई थी। थर्ड वाला है बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा अवध वास्तुकला के प्रतिष्ठित उदाहरण है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। इसमें जो हमारा केवल एक ही सही है और वो कौन सा वाला सही है, ओनली थर्ड वाला सही। लेकिन जो हमारा ये फर्स्ट वाला है इनका निर्माण कब 18 से 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। और जो सेकेंड वाला है ये संरचनाएं मुख्यतः किसकी, तो ये क्या है, मोटराएं, ईंट और उड़द दाल, चावल की भूसी, पेड़ के गोंद आदि से बनवाई गई थी। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें ओनली थर्ड वाला सही है। इसका आंसर होगा केवल एक। ये मुख्य रूप से काय कि लखनऊ के इर्द गिर्द घूमते और 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के दौरान अवध के नवाबों द्वारा बनवाए गए थे। इसमें विभिन्न सामग्रियों और नवीन विचारों के साथ प्रयोग करते हुए मुगल परंपराओं को संरक्षित करने का प्रयास भी किया गया था। उन्होंने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं दोनों बनाई। ये संरचनाएं मुख्यतः गारे, संगमरमर या बलुआ पत्थर से नहीं का उपयोग करके बनाई गई थी। प्रयुक्त मोटार, ईंट के चूर्ण, उड़द दाल, चावल की भूसी, पेड़ के गोंद आदि का मिश्रण था।
इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो सही नहीं है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ वर्ष 1784 में निर्मित, इसमें जो 80 मस्जिद, भूल भुलैया और बहते पानी वाला एक बावड़ी शामिल है। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ वर्ष 1838 में निर्मित, यह नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी मां के मकबरे के रूप में कार्य करता है। रूमी दरवाज़ा तुर्की गेट लखनऊ वर्ष 1784 में निर्मित, यह बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा के बीच स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण जो सूफी फ़कीर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर रखा गया है, इसलिए जो हमारा कथन थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। हमें यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। हमें यहाँ पर कुछ साहित्य दे रखे और उनके कुछ लेखक दे रखे। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, तबाके नासिरी, अमीर खुसरो। सेकंड दे रखा है हुमायूं नामा, अबुल फजल। थर्ड दे रखा आईना अकबरी, जो अब्दुल हमीद लाहौरी। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तबाके नासिरी। ये किसका है, मिनाज ए सिराज का। और जो सेकंड वाला है हुमायूं नामा, ये किसका है, गुलबदन बेगम का। और थर्ड वाला है ये किसका है, आईना अकबरी, तो ये किसका है, अब्दुल फजल का। इसलिए इसमें हमारा कोई सा भी सही नहीं है। इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, डी वाला आंसर होगा। पुस्तक लेखक तबाके नासिरी, मिनाज ए सिराज। सेकंड वाला है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, आईना अकबरी, अबुल फजल। जो पादशाह नामा है वो किसका, अब्दुल हमीद लाहौरी। और नूर सिपिहार जो है किसका, अमीर खुसरो का। इसलिए इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत में भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, हमें उसमें बताना है कितने कथन सत्य है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश में वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक थे। थर्ड वाला जो सेकंड वाला है तुकाराम अपने भक्ति काव्य बीजक के लिए प्रसिद्ध थे। थर्ड वाला है गुरु घासीदास ने सतनामी समाज की स्थापना की। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल दो सही है हमारे, कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। इसमें जो हमारा यहाँ पर दे रखा है सेकंड में, तो सेकंड वाला क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, तुकाराम अपने भक्ति काव्य बीजक के लिए प्रसिद्ध थे। जो तुकाराम थे किसके लिए, अमक नामक भक्ति कविता के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए इसमें हमारा सेकंड वाला सही नहीं है, ओनली फर्स्ट और थर्ड सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। वल्लभाचार्य तेलुगु संत जो 1479 से लेकर 1531 ईस्वी से वे भारत, उत्तर भारत, मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र में वैष्णव धर्म के कृष्ण केंद्रित पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने शुद्ध अद्वैत के वर्णन जो है दर्शन का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार मोक्ष इसने ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता। राजस्थान में नाथ द्वारा जो पुष्टि मार्ग का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, इसलिए फर्स्ट वाला सही है। तुकाराम 17वीं जो शताब्दी महाराज थे, वे विठल या वेठुआ वरकारी संप्रदाय के देवता के भी भक्त थे। वे अभंग नामक अपनी कविता के लिए प्रसिद्ध थे और कीर्तन को बढ़ावा देते थे। वे लैंगिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। बीजक कबीर के संकलनों में से सबसे प्रसिद्ध और इस तरह या कबीर पंथ संप्रदाय के अनुयायी के लिए पवित्र ग्रंथ है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला सही नहीं है। गुरु घासीदास जो 1756 से 1836 ईस्वी वे समानता में विश्वास करते थे और जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना करते थे। उन्होंने सतनामी समुदाय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, यानी वे निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। यह संप्रदाय ईश्वर को सतनाम, जिसका नाम सत्य है, के रूप में मानता था। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सूफी संप्रदायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट वाला है बासराय सूफी शरिया कानून में विश्वास नहीं करते थे। सेकंड वाला बेशरा सूफियों की मलंग के नाम से जाना जाता था। हमें इसमें से बताना कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल दूसरा वाला सही है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है बासरा सूफी शरिया जो है किसमें, जो इस्लाम के शरिया कानून में विश्वास रखता था, ठीक है। इसलिए हमारा इसमें ओनली सेकंड वाला सही है। भारत में सूफी संप्रदाय बासरा सूफियों ने इस्लाम के शरिया कानून का पालन किया और एक संत द्वारा स्थापित जो सिलसिला आदेश को उनके विशिष्यों द्वारा जारी रखा गया। प्रमुख सूफी आदेशों में चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरिया और नक्शबंदी आदि शामिल थे।
इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है सही नहीं है। बेशरा सूफी शरिया कानून में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें मस्त कलंदर मलंग हैदरी कहा जाने लगा। ये घुमक्कड़ संत आमतौर पर बाबा के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने शायद ही कोई लिखित विवरण छोड़ा हो। आमतौर पर वे बहुत कठोर तप करते थे और अनुष्ठानों की अवहेलना करते थे या उन्हें अनदेखा करते थे। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य डायरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट वाला दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक सामान्य डायरी प्रविष्टि एक उपयुक्त मामले में एफआईआर के रूप में माना जा सकता है जहां यह एक संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करता है। सेकेंड वाला, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 राज्य सरकार को सामान्य डायरी के स्वरूप और उसके रख रखाव की विधि को निर्धारित करने का अधिकार देती है। हमें इसमें से बताना कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें सही है। सामान्य डायरी दैनिक किसी पुलिस स्टेशन में दैनिक आधार पर घटित होने वाले सभी क्रियाकलापों और घटनाओं का रिकॉर्ड है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 राज्य सरकार को सामान्य डायरी के स्वरूप और उसके रखरखाव की विधि को निर्धारित करने का अधिकार देती है। सामान्य डायरी में निम्नलिखित विभिन्न विवरण शामिल होते: पुलिस अधिकारियों का आगमन एवं प्रस्थान, व्यक्ति की गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती, शिकायतों की प्राप्ति एवं समाधान, कोई अन्य जानकारी जिसे पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी दर्ज करना आवश्यक समझे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सीबीआई जो बनाम तपन कुमार सिंह है, उन्होंने 2003 में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि एक सामान्य डायरी प्रविष्टि को एक उपयुक्त मामले में एफआईआर के रूप में माना जा सकता है जहां यह एक क्या संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें बताना कितने कथन सत्य है। तो फर्स्ट वाला, इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत की गई थी। सेकेंड वाला, बीई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में आता है। थर्ड वाला, इसके प्राथमिक उद्देश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना शामिल है। हमें इसमें से बताना कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? ए। इसमें केवल एक आंसर जो हमारा सही होगा और वो कौन सा वाला है? थर्ड वाला सही है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड वो सही नहीं है। इसकी स्थापना जो कब की गई थी, तो ये क्या है, इसकी स्थापना, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नहीं है, कौन सा? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी। बी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में आता है, तो जो बी है वो किसके? विद्युत मंत्रालय के दायरे में आता है, ना कि नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के। तो इसलिए इसका सेकेंड और फर्स्ट दोनों ही गलत है, ओनली थर्ड वाला सही है। तो इसका आंसर होगा केवल ए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बी की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी, इसलिए फर्स्ट वाला सही नहीं है। बी विद्युत मंत्रालय के दायरे में आता है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। बी का मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा की बढ़ती मांग को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा दक्षता के लिए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। बी भारत को अपनी ऊर्जा खपत लगभग 3.5% कम करने में मदद की है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, केवम क्लाउड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना इसमें कितने कथन सत्य नहीं है। आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि सही नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? केवम क्लाउड का निर्माण तब होता है जब विमान सुपरकूल लिक्विड वाटर ड्रॉप्स वाले मध्य स्तरीय जो है अल्टोक्यूमुलेट जो होते हैं क्लाउड्स से गुजरते हैं। सेकेंड वाला है, जैसे ही विमान अपने आसपास की वायु को बाधित करते हैं और ड्रॉप्स आइस जो क्रिस्टल में जम जाती है तो अंततः भारी हो जाती है और आकाश से पृथक होकर गिर जाती है, जिससे मेघों की परत में रिक्त स्थान रह जाते हैं। थर्ड वाला है, इस घटना को इसरो के इनसेट 3D उपग्रह के कैद किया गया है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? केवल इसमें से हमारा जो एक सही नहीं है, और वो कौन सा वाला सही नहीं है? इसमें हमारा केवल थर्ड वाला सही नहीं है, बाकी इसमें जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। इसमें जो इसकी घटना को किसके द्वारा? नासा के टेरा उपग्रह के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें थर्ड वाला सही नहीं, ओनली फर्स्ट सेकंड सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा केवल एक, ए आंसर होगा इसका। क्यूएम क्लाउड का निर्माण तब होता है जब विमान सुपरकूल लिक्विड वाटर ड्रॉप्स वाले मध्य स्तरीय
जो अल्टोक माइल्स जो रहते हैं क्लाउड्स से गुजरते हैं, तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही है। जैसे ही विमान अपने आसपास की वायु को बाधित करते हैं, ड्रॉप्स आइस क्रिस्टल में जम जाती है तो अंततः भारी हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिससे मेघों की परत में रिक्त स्थान रह जाते हैं। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है सही। इस घटना को नासा के टेरा उपग्रह द्वारा फ्लोरिडा के पश्चिमी तट के पास मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर केवम क्लाउड दिखाते हुए कैद किया गया था। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला सही नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कोयले के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन से सही नहीं है। तो हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा कथन जो कोयले के उपयोग से संबंधित नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। ओडिशा भारत लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए ये जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन या देश की 55% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लिग्नाइट कोयले की विशेषता इसकी कार्बन सामग्री में 40% से 55% के साथ आर्द्रता स्तर का उच्च होना है तथा यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाया जाता है। तमिलनाडु, ओडिशा नहीं लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और वर्ष 2022-23 में इसने 22 से 480 मिलियन टन एमटी का उत्पादन किया। कोयला मंत्रालय भारत सरकार। तो इसलिए क्या है इसमें ओडिशा नहीं, कौन है, तमिलनाडु है। भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति कोयले की खपत प्रतिवर्ष कितनी, लगभग 350 किलोग्राम तेल की खपत के बराबर है, जो विकसित देशों की तुलना में कम है। वर्तमान आयात नीति ओपन जनरल लाइसेंस के तहत कोयले की अप्रतिबंधित आयात की अनुमति देती है। इस्पात, विद्युत और सीमेंट क्षेत्रों के साथ साथ कोयले व्यापारियों सहित उपभोक्ता अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर कोयले का आयात कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा इसमें क्या होगा, बी वाला जो है हमारा सही है। उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।